नमस्कार। समृद्ध मीडिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूरे दिन की ताजा खबरों के साथ हाजिर हो चुके हैं। आप यह बुलेटिन कहां से देख रहे हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रतिक्रिया दें और कृपया हमारे YouTube चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा मुख्य खबर से। नेकपा एमाले और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की बैठक को रोक दिया। उन्होंने बुधवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक को बाधित करते हुए मांग की कि बजट में की गई व्यवस्था को ठीक किया जाए ताकि जिला निर्वाचन कार्यालय जिला प्रशासन के अधीन हो। बैठक शुरू होते ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मुख्य सचेतक संतोष परियार ने बजट में इस गलती को सुधारने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अर्थ मंत्री के कुछ नहीं बोलने पर जवाब मांगा गया। इसके बाद एमाले के सूर्या थापा ने कहा कि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता सदन नहीं चल सकता। उन्होंने मांग की कि सभामुख को इस पर फैसला देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संसदीय दल के नेता रवि लामिछाने ने मांग की कि अर्थ मंत्री को लोकतंत्र पर हमले के मुद्दे पर अलग से जवाब देना चाहिए। फिर सभामुख देवराज घिमिरे ने बैठक स्थगित कर दी। भटभाटेनी सुपरमार्केट के मैनेजर मीन गुरुंग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुंग को मंगलवार को नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। ललिता आवास भूमि मामले में पुलिस ने गुरुंग को गिरफ्तार किया है। ललिता निवास भूमि मामले में शामिल गुरुंग को आयोग ने अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाया है। ललिता निवास मामले में शामिल गुरुंग को 2077 माघ में 2 करोड़ रुपए का बांड भरने के बाद रिहा कर दिया गया था। भटभटेनी सुपरमार्केट के मालिक मीन बहादुर गुरुंग की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CIB) ने भूमि सुधार और प्रशासन विभाग और दिल्ली बाजार के मालपोत कार्यालय के तत्कालीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इन्हें ललिता निवास की जमीन के गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली बाजार मालपोत कार्यालय के तत्कालीन प्रमुख कलाधर देवजा, दिल्ली बाजार मालपोत के तत्कालीन खरदार गोपाल कार्की, कर्मचारी सुरेंद्रमन कपाली, उपेंद्रमणि केसी और धर्म प्रसाद गौतम, पूर्व चुनाव आयुक्त सुधीर कुमार शाह शामिल हैं। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस ने अपने सांसदों को वित्तीय वर्ष 2080-81 के बजट के पक्ष में मतदान करने के लिए व्हिप जारी किया है। मुख्य सचेतक रमेश लेखक ने सांसदों को व्हिप जारी किया है कि जिस दिन विनियोग विधेयक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाए उस दिन उपस्थित रहें और इसके पक्ष में मतदान करें और तटस्थ न रहें। इस विधेयक को बुधवार को सुबह 11 बजे प्रतिनिधि सभा की बैठक में फैसले के लिए पेश करने की तैयारी कर ली गई है। सत्ता पक्ष के सांसद बजट को लेकर असंतोष जता रहे हैं। हालांकि नेताओं ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेता बजट को लेकर असंतोष को दूर करने पर सहमत हुए हैं। जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आयु सीमा 70 वर्ष होगी। अध्यक्ष केवल 2 कार्यकाल तक ही कार्य कर सकता है। जसपा के चल रहे विधानमंडल सत्र में समूह चर्चा शुरू हो गई है। रविवार को प्रज्ञा प्रतिष्ठान में शुरू हुए सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के बाद अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कानून का प्रारूप प्रस्तुत किया। अध्यक्ष यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित कानून के मसौदे में 70 वर्ष की आयु सीमा का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित कानून की धारा 86 में कहा गया है 70 वर्ष की आयु का व्यक्ति केंद्रीय समिति, राज्य समिति, राष्ट्रीय समिति और जिला समिति में एक अधिकारी के रूप में निर्वाचित या नामांकित होने के लिए पात्र नहीं होगा। विधायी मसौदे में यह प्रस्ताव किया गया है कि पार्टी की केंद्रीय समिति में 151 सदस्य होंगे और एक व्यक्ति एक ही पद पर 2 बार से अधिक नहीं रह सकता। नए संविधान के अनुसार जनता समाजवादी पार्टी में अब 13 सदस्य होंगे, जिनमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 3 उप महासचिव, 3 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष शामिल होंगे। पदाधिकारियों और सदस्यों के चुनाव के दौरान यह उल्लेख किया गया है कि सामाजिक समूह समावेशी होने चाहिए, जिसमें 3 निर्वाचित पदों पर 1 महिला भी शामिल हो।
प्राधिकरण के दुरुपयोग जांच आयोग ने उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर की औद्योगिक संपत्ति शाखा में कार्यरत एक शाखा अधिकारी कुमारी तारा घिमिरे को गिरफ्तार किया है। उनके साथ करार पर कार्यरत कार्यालय सहायक दीपा थापा को भी गिरफ्तार किया गया है। अथॉरिटी ने घिमिरे और थापा को सोमवार को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने ग्राहक से यह कहकर रिश्वत मांगी कि वे कंपनी का ट्रेडमार्क देने में मदद करेंगे। प्रवक्ता भोला देहल ने बताया कि प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय टांगाल से तैनात टीम ने शाखा अधिकारी घिमिरे और कार्यालय सहायक थापा को ग्राहक से 12,000 रुपए की रिश्वत लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। अर्थ मंत्री डॉक्टर प्रकाशरण महत ने कहा है कि जिला निर्वाचन कार्यालय समाप्त नहीं किए जाएंगे। मंगलवार को प्रतिनिधि सभा की दूसरी बैठक में बोलते हुए अर्थ मंत्री महत ने स्पष्ट किया कि जिला चुनाव कार्यालय समाप्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन कार्यालय वैसे ही रहेगा जैसा चुनाव आयोग रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कार्यालयों को मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्य करने को तैयार है। उन्होंने साफ किया कि सरकार चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करेगी। नेकपा माओवादी केंद्र ने अपने सांसदों से अगले वित्तीय वर्ष 2080-81 के लिए बजट पारित करने को कहा है। नेकपा माओवादी केंद्र की केंद्रीय समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। महासचिव देव गुरुंग ने बताया कि असार 23 गते को होने वाली बैठक साउन 17 गते तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि असार के समापन, स्थानीय स्तर पर बजट पारित होने और इस समय किसानों को उत्पादन से जोड़े रखने की वजह से बैठक स्थगित की गई है। गुरुंग ने बताया कि साउन 17 गते की बैठक भी प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी में होगी। उनके अनुसार बैठक का एजेंडा 2 महीने के अभियान की समीक्षा रिपोर्ट और स्थानीय, राज्य और केंद्रीय चुनावों की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में समाजवादी मोर्चे के मुद्दों पर मुहर लगेगी। इस असार 5 गते को माओवादी केंद्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने एक समाजवादी मोर्चे की घोषणा की थी। वहीं महासचिव गुरुंग का कहना है कि केंद्रीय समिति की बैठक में पूर्व माओवादी घटकों के साथ एकता का मुद्दा भी शामिल किया जाएगा। गुरुंग ने कहा, पूर्व माओवादी घटकों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय समिति की बैठक में इस बारे में विस्तृत चर्चा होगी। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा नेपाल आए हैं। वह हांगकांग बिजनेस एविएशन जहाज को किराए पर लेकर मंगलवार दोपहर को काठमांडू पहुंचे। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत 7 लोगों की टीम काठमांडू के नक्साल स्थित मैरियट होटल पहुंची। 5 चीनी नागरिक, 1 डेनिश नागरिक और 1 अमेरिकी नागरिक नेपाल आए थे। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग नहीं की है। अध्यागमन सूत्रों के मुताबिक उसने 15 दिन का पर्यटक वीजा लिया है। जैक एक पर्यटक के रूप में नेपाल घूमने आया है। सरकार ने मुस्लिम समुदाय के दूसरे सबसे बड़े त्योहार बकरीद के मौके पर गुरुवार 14 गते को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि वह 14 असार यानी गुरुवार को सार्वजनिक छुट्टी पर फैसला लिया है। नेपाल राजपत्र में प्रकाशित सूचना के अनुसार मुसलमानों का त्योहार बकर ईद उल अजहा को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए यह नोटिस सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। बकरीद मुस्लिम समुदाय का एक महान त्योहार है। बकरीद पर मुसलमान सुबह जल्दी स्नान करते हैं और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए पास की ईदगाह में जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद वे शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री डॉक्टर वेदुराम भुसाल ने कहा कि इस वर्ष धान के लिए रासायनिक खाद की कमी नहीं होगी। मंगलवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक में बोलते हुए मंत्री भुसल ने कहा कि इस साल चावल के लिए आवश्यक रासायनिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल देश भर में कृषि सामग्री कंपनियों और साल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के डिपो में 78,422 मीट्रिक टन उर्वरक मौजूद है। मंत्री भुसल ने यह भी कहा कि जून के अंत तक अतिरिक्त 45,000 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक प्राप्त होंगे और श्रावण माह के भीतर अतिरिक्त 75,000 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक प्राप्त होंगे।
उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों की खरीद के लिए 30 अरब रुपए की राशि का आश्वासन दिया गया है। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी उन्मूलन मंत्री रंजीता श्रेष्ठ ने कहा है कि काठमांडू के अतिक्रमणकारियों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। मंगलवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक में बोलते हुए मंत्री श्रेष्ठा ने कहा कि काठमांडू के नेवार समुदाय सुकुम्बासी हैं और उन्होंने कहा कि वह उन्हें लाल पूर्जा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। तराई में कमया प्रथा को खत्म हुए 23 साल हो गए हैं, लेकिन ये बात सुनकर आज भी हैरानी होती है। हालांकि कई कमया नेवार भी हैं जो काठमांडू में कामकाजी जीवन जीते हैं। काठमांडू में कई मूल निवासियों के लाल पूर्जा नहीं है। अब हमारा लक्ष्य उन मूल निवासियों को उनके घरों के लाल पूर्जा देना है, उसने कहा। मंत्री श्रेष्ठ ने काठमांडू के मूल निवासियों की स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि जो लोग 2 या 3 पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं वे भी संसाधन विहीन हैं। 2-3 पुस्ता के समय से ही वहां है, लेकिन उसका कोई हिस्सा नहीं है। हमारे मंत्रालय ने मूल निवासियों को भूमि मालिक के हिस्सों के वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया है, उसने कहा।